मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब अस्पतालों में मरीजों को लंबी लंबी कतारों से छुटकारा दिलाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर राजधानी जयपुर के कावंटिया अस्पताल में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। इस सिस्टम के लागू होने से एक और जहां मरीजों को कतारों में घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मरीज ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकेंगे। आने वाले 6 महीने में प्रदेश के 78 अस्पतालों में इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी है। ये रिपोर्ट देखिए। मरीजों को कतारों से मिलेगा छुटकारा। अस्पतालों में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा। घर बैठे ले सकेंगे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। सरकारी अस्पतालों में इलाज कराना आसान नहीं होता है। छोटी से छोटी बीमारी के लिए डॉक्टर का परामर्श लेने के लिए मरीजों को घंटों कतारों में खड़े रहकर इंतजार करना पड़ता है। लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब मरीजों को कतारों से राहत दिलाने की कवायद पर काम शुरू हो गया है। अब अस्पतालों में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर स्थित कावंटिया अस्पताल से होने जा रही है। भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर इसकी शुरुआत की जाएगी। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर चिकित्सा शिक्षा सचिव ने कावंटिया अस्पताल का दौरा किया। चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने बताया कि मरीज के अस्पताल पहुंचने पर ऑटोमेटिक मशीन से टोकन मिलेगा। फिर मरीज को ओपीडी काउंटर से पर्ची कटानी होगी। इसके बाद मरीज के मोबाइल पर डॉक्टर से परामर्श का संभावित समय और नंबर आ जाएगा। साथ ही डॉक्टर रूम के बाहर नंबर डिस्प्ले होगा। उस नंबर आने पर मरीज डॉक्टर से परामर्श ले सकेंगे। इस दौरान मरीज की कतारों में खड़े रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो मशीन का बटन दबाते ही टोकन बाहर आ जाएगा, उस पर टोकन नंबर होगा। फिर वो ओपीडी रजिस्टर, फिर वो अपना कुर्सी पे बैठ के वेट करेगा और ओपीडी काउंटर पे जैसे ही उसका नंबर आएगा तो उठ के जाके अपनी ओपीडी की पर्ची कटवाएगा। ओपीडी की जब वो पर्ची कटवाएगा तो उसे जन आधार देना होगा, और जन आधार नहीं है तो आधार देगा, वो भी पीछे से जन आधार से लिंक्ड है। तो उस फिर जो ओपीडी की पर्ची के ऊपर एक क्यूआर कोड उसको दिया जाएगा। फिर वो वहां से शिफ्ट करके अगले वेटिंग एरिया में बैठेगा और उसको एक एसएमएस जाएगा जिसमें उसको बताया जाएगा कि आपको संभावित इतने बजे डॉक्टर साहब देखेंगे। कावंटिया अस्पताल में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के बाद अगले 6 महीनों में चरणबद्ध तरीके से अलग अलग मेडिकल कॉलेजों के 78 अस्पतालों में भी इस सिस्टम को लागू किया जाएगा। अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ को मैनेज करने और मरीजों की दिक्कतों को दूर करने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। कोशिश है कि मरीजों को कतारों में इंतजार नहीं करना पड़े और आसानी से इलाज भी मिल जाए। लेकिन इस सिस्टम को सफल बनाने के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ के पूरे सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि ओपीडी समय में डॉक्टर ही गायब रहते हैं। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। भजनलाल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। अब मंत्री परिषद की बैठक शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जयपुर में बड़ी बैठक चल रही थी भजनलाल कैबिनेट की, जो इस वक्त खत्म हो गई है। बताया जा रहा है कि अब जब कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है तो मंत्री परिषद की बैठक शुरू हुई है। भजनलाल कैबिनेट की बैठक में आज तमाम विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें 1 साल क्योंकि सरकार को पूरा होने जा रहा है 15 दिसंबर को, तो ऐसे में क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, वो एक विषय था जिस पर चर्चा की जानी थी कैबिनेट में। और इसके साथ ही क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं सरकार के 1 साल पूरे होने के कार्यक्रम में, उसको लेकर चर्चा होनी थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एसआई भर्ती और इसी के साथ ही कई और बड़े मुद्दे हैं जिन पर आज की कैबिनेट बैठक में चर्चा होनी थी। फिलहाल वो बैठक खत्म हो चुकी है। अब मंत्री परिषद की बैठक शुरू हो गई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई है। बूंदी से बड़ी खबर यह है कि बूंदी शहर में एसीबी कार्रवाई की सूचना है। विद्युत कार्यालय के कार्मिक के ट्रैप की सूचना है। कोटा ग्रामीण एसीबी एएसपी गोपाल सिंह कानावत कर रहे कार्रवाई। तो बूंदी शहर में एसीबी कार्रवाई की सूचना सामने आई है। बताया जा रहा है कि विद्युत कार्यालय के कार्मिक के ट्रैप की सूचना है। कोटा ग्रामीण एसीबी एएसपी गोपाल सिंह कानावत कर रहे कार्रवाई।
बूंदी शहर में एसीबी कार्रवाई की सूचना इस वक्त सामने आई है। बूंदी शहर में एसीबी कार्रवाई हो रही है और बताया जा रहा है कि विद्युत कार्यालय के कार्मिक के ट्रैप की सूचना है। कोटा ग्रामीण एसीबी एएसपी गोपाल सिंह कानावत इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। चैन सिंह इस वक्त संवाददाता हमारे फोन लाइन पर है। चैन सिंह, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, एसीबी की कार्रवाई की सूचना है, क्या अपडेट आपके पास? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है चैन सिंह से हमारा, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बूंदी शहर में एसीबी कार्रवाई की सूचना सामने आ रही है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर यह है कि अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। हाईवे किनारे से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया है। बजरी ग्रिड डालकर यातायात को किया जा रहा था प्रभावित। सड़क पर बजरी ग्रिड से लगातार हो रही दुर्घटनाएं। खबर चलने के बाद हरकत में आई पुलिस। थानाधिकारी इंद्र कुमार की टीम ने हटवाया अतिक्रमण। दुकानदारों को किया जा रहा है पाबंद। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का यहां पर बड़ा असर भी हुआ है। तस्वीर आपके सामने है। अतिक्रमण के खिलाफ यह एक्शन देखने को मिल रहा है। जो पत्थर है, ईंट है वहां पर, और जो ये सामान यहां पर रखा हुआ है, इसे हटाया जा रहा है क्योंकि इससे आए दिन बड़े हादसे होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया था और अब इस पूरे मामले पर एक्शन भी देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। 2300 किलोमीटर की यात्रा करके प्रदेश के मोरेल बांध पर पहुंचे प्रवासी पक्षी। मोरेल बांध पर पधारे हैं प्रवासी पक्षी पाइड ओवसेट। सर्दी देरी से शुरू होने के कारण इस बार नवंबर के अंतिम सप्ताह में प्रवासी पक्षियों की संख्या बढ़ी है और अब तक 50,000 पक्षी मोरेल बांध पहुंचे हैं। करीब 20,000 पक्षी और आएंगे मोरेल बांध में। इस वक्त क्या तस्वीर है वहां की, इस रिपोर्ट में देखिए। दौसा जिले के लालसोट इलाके में स्थित एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मिट्टी से बना मोरेल बांध है। सर्दी में प्रवासी पक्षियों की शरणास्थली के रूप में अपनी पहचान बना रखी है। हर साल यहाँ हजारों जलीय और स्थलीय पक्षी प्रवास पर आते हैं। पक्षी विशेषज्ञ राजेश पायलट राजकीय पीजी कॉलेज के प्राचार्य सुभाष पहाड़िया ने बताया कि मोरेल बांध पर प्रवासी पक्षी पाइड ओवसेट्स ने बांध पर डेरा डाला है। ये पक्षी मध्यम आकार का होता है, जो सफेद रंग का, जिसके ऊपर काले रंग की पट्टियां नजर आती हैं। इसकी चोंच एकदम पतली, नुकीली और सुराही की तरह होती है। ये केचुए को अपना भोजन बनाते हैं। ये पक्षी करीब 2300 किलोमीटर की यात्रा कर भारत में शीतकालीन प्रवास पर आते हैं। प्रोफेसर सुभाष पहाड़िया के अनुसार ये पक्षी पिछले 5 सालों से लगातार मोरेल बांध पर प्रवास पर आते हैं। इनके साथ ही ग्रेटर फ्लेमिंगो, ब्लैक टेल, गॉडवेट, ब्लैक हेडेड गल करीब 5000 पक्षी बांध पर पहुंच चुके हैं। अभी करीब 20,000 पक्षियों के पहुंचने की संभावना है। पक्षियों के प्रवास में इस बार परिवर्तन आया है। पिछली बार सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में प्रवासी पावड़े आए थे। पावड़ों के प्रवास में देरी का कारण जलवायु परिवर्तन है। अभी तापमान कम होने पर नवंबर से प्रवासी पक्षियों का सिलसिला शुरू हुआ है। बनिस्पत जो है यहाँ पे प्रवासी पक्षी ज़्यादा आने की संभावना है, क्योंकि इस बार पानी की मात्रा भी अधिक आई है बांध के अंदर। ब्लैक टेल गॉडविट है, रफ है, पाइड ओवसेट है। हम पिछले 5 साल से इसके लिए कार्यरत हैं कि मोरेल डैम को जो है कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी इस क्षेत्र में पूर्वी राजस्थान में तो कहीं पे नहीं आते। इवन आप देखिएगा कि जो अपने घाना पक्षी अभ्यारण्य है वहाँ पर भी इतनी प्रजातियों के पक्षी नहीं आते। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि मोरेल बांध पर अधिक से अधिक पक्षियों की आवाजाही हो, साथ ही देश विदेश के लोगों को इस जगह के बारे में जानकारी मिले। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर मोरेल बांध को इको टूरिज्म बनाने के लिए एक प्रस्ताव भी तैयार करके सरकार के पास भेजा गया है। हमारे प्रयास यही है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उनको अधिक से अधिक हम पॉपुलराइज करें, अधिक से अधिक लोगों को उसके बारे में बताएं, ताकि एक जो इको टूरिज्म है वो हमारे मोरेल बांध में भी विकसित हो सके। एक प्रपोजल जो है तैयार कर रहा है
जिसमें कि कैसे हम लोगों को अट्रैक्ट करें, हमारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उसके बारे में लोगों को कैसे बताएं, कैसे हमारा जो लोकल इकोनॉमी है वो उससे सस्टेन हो सके। हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पे यदि हम वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवा पाए। एशिया का कच्चा बांध मोरल पूरी तरह लबालब है और पिछले 5 साल से यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी भी पहुँच रहे हैं। इस बांध पर बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुँचते हैं। मसलन अभी तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दरकार है। दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और अब राजसमंद की चारभुजा से बड़ी खबर है। चोरों ने फिर बागुंदा गांव के विश्वकर्मा धाम मंदिर को निशाना बनाया है। दान पात्र तोड़कर 30,000 नगद और चांदी के छत्र चोरी किए हैं। पहले भी 3 बार इसी मंदिर को चोर निशाना बना चुके हैं। चारभुजा थाने में पहले भी शिकायत सामने आई है और सीसीटीवी भी चेक किए जा रहे हैं। अब अल सुबह 3:44 पर 2 चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। एक बार फिर चोरी का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। चारभुजा थाना क्षेत्र के बागुंदा गांव की ये पूरी घटना है। राजसमंद के चारभुजा से बड़ी खबर है। तस्वीर आपके सामने, ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं किस तरीके से चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है। पहले मंदिर के गेट पर चढ़ते हैं। मंदिर के गेट पर चढ़ने के बाद वहां पर ऊपर रखे दान पात्र को उठाकर ये दोनों चोर यहां से फरार हो जाते हैं। वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है। लेकिन मंदिर में चोरी करने की ये घटनाएं जो सामने आ रही हैं, ये लोगों की मानसिकता को दर्शाती है, क्योंकि अब ये चोर मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। हालांकि पहली बार ऐसा नहीं है कि इस मंदिर में चोरी हुई है, इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दान पात्र से 30,000 कैश और चांदी के छत्र चोरी किए गए हैं। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे इन लोगों की तलाश कर रही है। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू सनातन एकता पदयात्रा का समापन हो गया है। लेकिन उनका यह अभियान रुकने वाला नहीं है। अगले साल धीरेन्द्र शास्त्री अपने समर्थकों के साथ फिर यात्रा पर निकलेंगे, जिसका उन्होंने ऐलान भी किया है। जय बागेश्वर धाम। अगली यात्रा वृंदावन से दिल्ली तक 2025। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय जय सीताराम। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा का पहला पड़ाव पूरा हो चुका है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। लेकिन वो अब यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं। हिंदू एकता की अलग जगाने का काम लगातार जारी रहेगा। उन्होंने अपने अगले संकल्प के बारे में भी ऐलान कर दिया। अगली यात्रा दिल्ली से, वो वृंदावन से दिल्ली तक की होगी 2025। हिंदू सनातन पदयात्रा की कामयाबी से बाबा बागेश्वर बेहद खुश हैं। अब वो अगले साल अपने समर्थकों के साथ भगवा लहराते हुए दिखेंगे। वृंदावन से दिल्ली तक इस यात्रा में देश भर से लोग जुड़ेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को एक साथ लाने और जातियों के फर्क को खत्म करने के लिए 9 दिन की पदयात्रा निकाली थी। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि उनकी मुहिम रंग लाई है। विभिन्न लोग आए, बड़ी खुशी ये हुई, जो हमेशा बड़े बड़े मंचों पर बैठने के आदी थे, उन सब ने एक उदारता दिखाकर हमारे साथ जमीन पर, रोड पर बैठकर उन बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाया, जिससे पूरे देश में हिंदू एकता का एक नया संदेश आ गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के लिए अपनी आवाज मुखर करते आए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुओं को एक करने का काम करते रहेंगे। अब हम सड़कों पर खड़े रहेंगे जब तक देश एक नहीं होगा, जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं पूर्ण रूप से, जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम से शुरू हुई यात्रा का समापन ओरछा में हुआ था। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में साधु संत भी पहुंचे थे।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। महाराष्ट्र के लातूर में एक तेंदुआ घर में घुस गया। गनीमत रही कि उसने किसी पर हमला नहीं किया। तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं पीलीभीत में बाघ सड़क पर चहलकदमी करता देखा गया। महाराष्ट्र के लातूर जिले में ये तेंदुआ दहशत का सबब बना हुआ है। उदगीर कस्बे में तेंदुआ दबे पांव आया और एक घर में घुस गया। शुक्रवार की सुबह करीब 5:20 की ये घटना बताई जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तेंदुआ दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ। दरवाजे बंद होने की वजह से वह लौट गया। उसके बाद सीढ़ियों की तरफ चढ़ने लगा। तेंदुआ शिकार की तलाश में रिहायशी इलाके में पहुंचा था, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लग पाया। बाद में वो तेंदुआ वहां से चला गया। गनीमत रही कि उसने घर के किसी सदस्य पर हमला नहीं किया। बाद में घर वालों को खतरे का आभास हुआ, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो वो दंग रह गए। इसके बाद पूरे इलाके में तेंदुए की खबर फैल गई, जिससे अब दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। लोग घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। वन विभाग के कुछ कर्मचारियों को उदगीर शहर के आसपास तैनात कर दिया गया है और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे खेतों में अकेले ना निकले, वहीं बच्चे भी घर में ही रहें। वन विभाग के मुताबिक तेंदुआ या तो शिकार की तलाश में आया था या फिर रास्ता भटकने के बाद रिहायशी इलाके में पहुंचा। फिलहाल वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है। वहीं पीलीभीत में सड़क पर बाघ की चहलकदमी देखने को मिली है। कार में सवार कुछ लोग पूरनपुर तहसील क्षेत्र के फतेहपुर जंगल के पास वाली सड़क पर गुजर रहे थे। गाड़ी की लाइट सड़क पर गई तो दूर से एक बाघ सड़क पर चलता हुआ दिखाई दिया। थोड़ी देर तक बाघ सड़क पर ही घूमता रहा। राहगीरों ने उसका वीडियो बना लिया और कुछ ही देर बाद बाघ जंगल की तरफ चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दुनिया एक ऐसे शहर से क्या सीख सकती है जो केवल 9 महीनों में बनाया गया था और जिसने 12 मिलियन से अधिक विजिटर्स की मेजबानी की है। IIM अहमदाबाद ने प्रमुख स्वामी महाराज नगर पर 3 ग्राउंड ब्रेकिंग केस स्टडीज जारी करके इसका जवाब दिया है। देखिए रिपोर्ट। IIM अहमदाबाद ने गुरुवार प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव पर 3 केस स्टडी जारी किए जो पिछले साल किए गए थे। BAPS के वर्तमान गुरु और अध्यक्ष स्वामी महाराज की ओर से किए गए ये अध्ययन नेतृत्व, प्रबंधन और बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्रदान करते हैं। प्रोफेसर विशाल गुप्ता, प्रोफेसर सरल मुखर्जी और प्रोफेसर चेतन सोमन की ओर से किया गया ये अध्ययन 15 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 तक प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी समारोह के लिए अहमदाबाद के बाहरी इलाके में BAPS स्वामीनारायण संगठन के बनाए गए 600 एकड़ के सांस्कृतिक शहर प्रमुख स्वामी महाराज नगर की योजनाओं को एक्सप्लोर करते हैं। पहली स्टडी प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव को परियोजना प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखता है और मेगा परियोजनाओं के डिजाइन और एग्जीक्यूशन से संबंधित लेसन्स की पहचान करता है। साथ ही इस केस में तकनीक की भी भूमिका को उजागर किया गया। दूसरी स्टडी महीने भर चलने वाले प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के आयोजन, योजना, निर्माण, संचालन और समापन पर चर्चा करती है। इसमें PSM की 30 फीट ऊंची प्रतिमा, नई दिल्ली में BAPS अक्षरधाम मंदिर की 67 फीट ऊंची रेप्लिका, एक ग्लो गार्डन, एक बाल नगरी, एक विशाल मंच और लाइट एंड साउंड शो की मेजबानी के लिए एक ओपन एयर स्टेडियम शामिल था। तीसरी स्टडी लोगों का प्रबंधन और नेतृत्व इस बारे में डिटेल देता है कि संगठन ने अपने स्वयंसेवकों को कैसे प्रेरित किया ताकि वो कम से कम पर्यवेक्षण के साथ समय पर परियोजना को पूरा कर सके। IIM अहमदाबाद की ओर से किया गया यह केस स्टडी छात्रों, विद्वानों, उद्योग पेशेवरों के लिए उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।